हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में अपन ने रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चालू करा था। तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बस ये पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो जो अल्फा पार्टिकल था उसको अपन ने क्या बोला था, अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल क्या था, वो अपना था हीलियम का न्यूक्लियस या डबली आयोनाइज हीलियम। जैसे अगर कोई हीलियम का एटम है मेरे पास, तो अगर मैं इसे आयनाइज कर दूं, आयनाइज मतलब मैं अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो जो हीलियम होता है वो होता है जिसका एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर है 4। देन अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं कुछ कॉन्फ़िगरेशन, देन न्यूक्लियस में आएंगे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। जो फर्स्ट शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, मैंने इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दिया है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मैंने इसको रिमूव करा, इसको यहाँ से रिमूव करा, तो ये क्या बन के आया। अब वो जरा देखो, देखो शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो हट गए, तो बचा क्या, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर मैं आयोनाइज मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने उसको, तो जो पार्ट बच के आया तो वो क्या था अपने पास, He+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पे ये चीज बन के आई, तो इसे बोला गया अल्फा पार्टिकल। ये था अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो इतनी बात हुई थी। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में अपन ने देख लिया, समझ लिया कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये चीज अपन समझ गए। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आगे क्या था, आज अपने को एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसा हुआ था वो। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जो सेटअप था वो था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो, वो कुछ ऐसा था कि यहाँ पे एक सोर्स लिया उसने, रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एक सोर्स लिया। ये सोर्स था अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, जैसे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स लगा दिया, और एक तरह से ये जो मशीन टाइप की, ये गन टाइप की मान लो, जो प्रोजेक्ट करेगी अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, और ये जो सोर्स था ये था रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो बात हुई थी लास्ट क्लास में भी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, वो अल्फा पार्टिकल को इमिट करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है जो अल्फा पार्टिकल को इमिट कर रहे हैं। देन और ये कोई सोर्स है जो प्रोजेक्ट करेगा, मतलब एक तरह से गन टाइप की मान सकते हो कि गन है कोई। देन उसके जस्ट साइड में, मतलब यहीं पे उसी के पाथ पे एक प्लेट लगा रखी थी उन्होंने। ये प्लेट लगा रखी है, ये प्लेट इसलिए लगा रखी है ताकि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, ठीक है, वो डेविएट ना हो पाए अपने पास से। पता लगे यहाँ से निकल के कोई टेढ़ा जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, जो मेन स्क्रीन है, जो गोल्ड फॉइल है, उस पर वो पड़ ही नहीं रहा, स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो एक्सपेरिमेंट का फायदा क्या रहा, तो उस वजह से उन्होंने यहाँ पे क्या करा है कि डेविएट ना हो अपने पास से, यहाँ पे प्लेट लगा के रखी। ठीक है, ये प्लेट्स हैं। ठीक है, ये प्लेट्स इसलिए है ताकि ये अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से निकलेंगे वो डेविएट ना हो पाए। ये वाला था। देन आगे यहाँ पे जो था, यहाँ पे है गोल्ड फॉइल, यहाँ पे गोल्ड फॉइल, यहाँ पे लगा रखा है उन्होंने गोल्ड फॉइल। काफी थिन गोल्ड फॉइल है, काफी थिन गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। देन ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसके अब साइड में उन्होंने क्या लगा रखा है, डिटेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा रखा है इन्होंने, डिटेक्टर। अब डिटेक्टर की अगर बात करी जाए, डिटेक्टर की, तो ये डिटेक्टर वहां पे भी था जैसे अपन ने, ये डिटेक्टर थे। ठीक है, डिटेक्टर किसका था, ZNS का डिटेक्टर। और ये डिटेक्टर मूवेबल है, आप इसको चाहोगे तो और ज्यादा फर्दर ये इधर घूम जाएगा, या तो फिर इधर सर्कुलर पाथ में मूव होता रहता है ZNS। ठीक है, ZNS अपन कैथोड रे में और एनोड में पढ़ चुके हैं। अगर कोई पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो करने लगता है। तो इससे क्या होता है, ये पता लग जाता है हाँ कोई पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लो करने लगेगी लाइट, कुछ ऐसा। तो ZNS है यहाँ पे। देन ये मूवेबल है, इतना भी याद रखना, थोड़ा ये मूवेबल है। अब होगा क्या, जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा गया, तो इस पे यहाँ से जो सोर्स है अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, यहाँ से अल्फा पार्टिकल इमिट हुए, और
ज्यादातर जो पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके यहाँ पे ZNS स्क्रीन पे गिरे, ठीक है, स्ट्रेट मिले। तो उसके क्या क्या कंक्लूजन थे, वो सब चीजें हैं, वो सब जरा देखते हैं। वो सब बस अभी इतना याद रखें सेटअप पे, ये वाला एक सोर्स है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। ये प्लेट्स हैं जो अल्फा पार्टिकल को डेविएशन होने से रोकेगी ताकि डेविएट ना हो पाए, इधर उधर रास्ते पे ना जा पाए। देन यहाँ गोल्ड फॉइल है, काफी थिन गोल्ड फॉइल होगी, और अल्फा पार्टिकल इस पर बम्बार्ड कर रहा है। पीछे ZNS है, ये डिटेक्टर की तरह वर्क करेगा कि कोई पार्टिकल जब ZNS पे गिरेगा, स्ट्राइक करेगा, तो वहाँ पे लाइट ग्लो होगी, तो इससे पता लग जाएगा हाँ यहाँ पे एक पार्टिकल कोई आके गिरा है, कोई टकराया है। तो ये वाला था। देन अगर मैं इसी को थोड़ा दूसरे फॉर्म में जरा देखें, एक गोल्ड का एटम बना लेते हैं। जैसे मान लो ये गोल्ड फॉइल है, तो गोल्ड के ऑब्वियसली एटम्स होंगे, तो गोल्ड का एक एटम बना लेते हैं। ये गोल्ड का एक एटम है, ठीक है, ये कुछ एटम टाइप का ऐसा है, और इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, ठीक है, इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। तो होगा क्या, ज्यादातर पार्टिकल तो स्ट्रेट निकल गए थे, ठीक है, कुछ थोड़े एंगल पे डेविएट हो गए थे, ठीक है, कुछ थोड़े एंगल पे डेविएट हो गए थे, मैक्सिमम स्ट्रेट निकल गए थे। तो ये वाली चीजों से उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन निकाले, क्या क्या चीजें हुई, वो चीजें अब जरा आगे देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या था उसके, वो जरा अपन यहाँ पे देखते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस देखते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस जो उसने ऑब्जर्वेशंस देखे, कुछ जो चीजें उसने ऑब्जर्व करी, वो चीजें जरा देख लेते हैं। तो फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल नॉट डिफ्लेक्टेड, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए थे अपने पास से, वो स्ट्रेट गए, सीधा गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करा और ZNS स्क्रीन को हिट करा, ठीक है, जैसे गए थे वो सीधा सीधा के सीधे ZN मतलब गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करे और सीधे ZNS पे स्ट्राइक करे। जैसे यहाँ पे पहला वाला जो स्टेटमेंट लिखा है, इसको यहाँ पे जरा देखो, इस मशीन से अगर कोई अल्फा पार्टिकल निकला, वो सीधा का सीधा यहाँ ZNS पे हिट करा, कोई डेविएशन उसने शो नहीं करा, ये वाला। तो ज्यादातर यही थे, अराउंड 90% अल्फा पार्टिकल सीधा स्ट्रेट चले गए थे पेनिट्रेट करके गोल्ड फॉइल को, उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया था। डेविएटेड है ना, हाँ, नॉट डिफ्लेक्टेड, नॉट डिफ्लेक्टेड, पास्ड पास्ड थ्रू, पास थ्रू, पास थ्रू गोल्ड फॉइल, वो गोल्ड फॉइल से पास हो गए थे, पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, उसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करा, वो सीधे के सीधे क्या हुआ है, पेनिट्रेट करे गोल्ड फॉइल को और सीधे आगे निकल गए, ठीक है, और ZNS को हिट करा, तो वहां से डिटेक्ट हो गए कि हाँ यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। देन सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, कुछ बहुत ही कम, ठीक है, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे, अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डेविएट हुए थे, ठीक है, बहुत ही कम, ठीक है, फ्यू अल्फा पार्टिकल, फ्यू अल्फा पार्टिकल डेविएट, ठीक है, डेविएट्स विथ स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल से, विथ स्मॉल एंगल्स, ठीक है, स्मॉल एंगल से बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से डेविएट हुए थे, ठीक है, थोड़ा बहुत डेविएशन आया था, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जरा देखना, जैसे ये पार्टिकल यहाँ से गया तो थोड़ा सा एंगल से ही ये इतने से में ऐसा मुड़ गया, ठीक है, तो एंगल कितना डेविएशन देखो, इसको जाना ऐसे चाहिए था, तो ये वाला एंगल देखना, यहाँ पे चीज को समझिए आप, डेविएशन मतलब इसको जाना ऐसे चाहिए था, पर ये गया वहां पे, तो ये जो डेविएशन आया ये काफी कम डेविएशन है, तो इस एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डेविएशन शो करा, तो ऐसे पार्टिकल भी बहुत कम थे। ज्यादातर पार्टिकल क्या थे, 90% पार्टिकल क्या थे, वो नॉट डिफ्लेक्टेड थे, ठीक है,
बाकी के जो रिमेनिंग थे वो बहुत ही कम थे जो डिफ्लेक्शन दिखा रहे थे, वो भी इन्होंने दिखाया स्मॉल एंगल्स। कुछ थे जिन्होंने ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्शन दिखाया पर वो पार्टिकल भी काफी कम थे। ठीक है, तो वो भी जरा लिख लेते हैं लाइंस। तीसरा पॉइंट, ये जो तीसरा पॉइंट उन्होंने देखा, जो देखा वेरी फ्यू, मतलब इनसे भी कम, जो सेकंड वाले में जितने स्मॉल एंगल से हो रहे थे उनसे भी कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, very few alpha particle deflects with large angle, लार्ज एंगल से जो डिफ्लेक्ट हुए वो बहुत कम थे। ठीक है, अब जरा देखना लार्ज एंगल से मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा वाला, जहाँ पे देखिए अगर कोई अल्फा पार्टिकल निकला है, मतलब उसे जाना ऐसा चाहिए था, मतलब ठीक है, जैसे नीचे एक बना देते हैं इस वाले डायरेक्शन में, वो मुड़ गया इधर, जाना उसको सीधा था पर वो मुड़ गया इधर, तो ये एंगल कितना आ रहा है, आपका काफी ज्यादा डेविएशन आ रहा है, साफ दिख रहा है ये 90 अबाव है। तो 90 अबाव काफी ज्यादा डेविएशन होता है, तो लार्ज एंगल पे जो डेविएशन हुआ है वो बहुत कम हुआ है। जैसे यहाँ से भी पार्टिकल है कोई, वो इधर मुड़ गया, तो डेविएशन ये वाला मत नापना, डेविएशन नापेंगे वो सीधा जाने से कितना आया, ये वाला डेविएशन करेक्ट है, ये वाला डेविएशन नहीं होता है, जो उसका पाथ था उस वाले पाथ से उसने कितना डेविएशन ले लिया, तो ये वाला करेक्ट आएगा, ये वाला। तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा एंगल आ रहा है, तो ये चीज है यहाँ पे। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जरा देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट आ रहा है उसका, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो उसने फोर्थ ऑब्जर्वेशन देखा वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, ठीक है, वेरी फ्यू भी मतलब ऐसा मान लो 20,000 में से एक ही था, ठीक है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिबाउंड, ठीक है, वेरी फ्यू पार्टिकल रिबाउंडेड मतलब एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन जो कितना मुड़ा, एंगल ऑफ डेविएशन वो आ रहा है 180 डिग्री, मतलब जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। मतलब आप जरा इस पॉइंट को जरा देखें, इस डायग्राम में जरा देखें, मतलब यहां से कोई पार्टिकल निकला और वो सीधा का सीधा वापस घूम के वापस उसी रास्ते से वापस आ गया, तो ये जो डेविएशन आया, देखो जाना उसको इधर था पर वो वापस इतना डेविएशन, ये एंगल नापा जाएगा, तो ये एंगल कितना आ रहा है आपका 180, तो यही वाले डेविएशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इस बार कितना आ गया ये 180, तो ये 20,000 में से कोई शायद एक ही पार्टिकल ऐसा था जो इतना डेविएशन दिखा रहा था 20,000 में से, तो ये कितना आ गया आपका 180। तो ये था रिबाउंड पूरा का पूरा, या तो यूं बोल सकते हो रिट्रेस कर गया अपना पाथ रिट्रेस कर गया, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आ गया। ये चीज उसने देखी, ये उसके ऑब्जर्वेशन थे, ये ऑब्जर्व करा उसने। अब इन ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ कॉन्क्लूजन्स निकाले उसने, कि क्या क्या कॉन्क्लूजन्स हो सकते हैं, तो कॉन्क्लूजन्स जरा देखते हैं अपन, क्या क्या कॉन्क्लूजन्स थे उसके, क्या क्या चीजें उसने कॉन्क्लूड करी, उसने क्या क्या बताया, तो कॉन्क्लूजन जरा देख लेते हैं, वो लिख लेते हैं आप। ठीक है, तो कॉन्क्लूजन जरा देखते हैं रदरफोर्ड के। कॉन्क्लूजन्स, ठीक है, कॉन्क्लूजन्स है तो वो थोड़ा जरा देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो यहाँ पे है, जो उसने देखा, ठीक है, ये बात थॉमसन ने भी बोल ही दी थी बट उसने यहाँ पे थोड़ा ठीक तरीके से बता दी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल। कैसा होता है? ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है मतलब यहाँ पे जो उसने बोला वो बोला है पॉजिटिव चार्ज जितने होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं, ये उसका कंक्लूजन था, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला। सेकंड जो उसका कंक्लूजन था वो ये था, जो एटम था उसका मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी था। जो एटम था उसका मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी था। ऐसा क्यों कंक्लूजन निकाला उसने, जरा देखिए। अगर जो न्यूक्लियस था वो क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुए, सीधा निकल गए। ठीक है, उन्होंने कोई डेविएशन दिखाया ही नहीं। 90% से ज़्यादा जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधा का सीधा निकल गए। तो इसका मतलब जो ये गोल्ड फॉइल का जो एटम है उससे उसे क्या पता लगा कि एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली होता है। ठीक है, एम्प्टी होता है। तो ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट था उनका कि मैक्सिमम स्पेस जो एटम का है वो एम्प्टी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट the most of the part of an atom is empty। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर पार्ट एटम का एम्प्टी है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वाला जो कंक्लूजन था तीसरा वाला, जो उन्होंने निकाला तीसरा वाला, उन्होंने क्या बोला, जो सारा का सारा जो मास होता है एटम का वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, या फिर बोला जाए सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, वो सेंटर में। ठीक है, दी होल मास, या ठीक है, या पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, द मास ऑफ एन एटम और positive charge is concentrated at center। ठीक है, ठीक है, द मास ऑफ एन एटम, जो मास था पूरा एटम का, द मास ऑफ एन एटम और पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ द एटम। एटम के सेंटर में प्रेजेंट रहता है सारा का सारा मास, जिसे उसने बाद में न्यूक्लियस बोला था। ठीक है, वो बात की बात है। ठीक है, बस उसने ये बोला कि अभी सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज, हैवी पार्ट जो डेंस पार्ट होता है एटम का, वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, ये बताया था उसने। ठीक है, तो ये वाली चीज अपन ने देख ली यहाँ से। देन आगे के जो पॉइंट है वो जरा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कितने पॉइंट हो चुके हैं अभी तक, ये 3। देन फोर्थ पॉइंट जो है वो जरा देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है वो उन्होंने क्या बोला था, जो फोर्थ पॉइंट था वो था कि इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कुछ अलग बताई थी, जो लास्ट लेक्चर में देखा गया है। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में देखा गया था, थॉमसन ने क्या बोला था इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की, पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैले रहते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था, रदरफोर्ड ने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर वो रिवॉल्व करते रहते हैं, बट डिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन revolve outside the nucleus। ठीक है, outside the nucleus with very high speed, वो काफी ज्यादा स्पीड से रिवॉल्व करते रहते हैं, एंड एट डिफरेंट डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होती है, काफ़ी अलग अलग डिस्टेंस पे वो रिवॉल्व करते रहते हैं।
वो अपन आगे भी देख लेंगे कैसे होता है। देन फिफ्थ पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब बस होता है, ये तो होता ही है, जैसे प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, वैसा ही कुछ उन्होंने बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट था न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड, दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं, आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ये चीज़ थी रदरफोर्ड की। देन नेक्स्ट उसके कुछ ड्रॉबैक भी आ गए थे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बात बढ़ती गई कुछ पॉइंट अच्छे थे, कुछ चीज़ अलग थी, जैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो करी थी वो रदरफोर्ड ने करी थी, बट उसका ड्रॉबैक भी आ गया था एक, तो जरा ड्रॉबैक को जरा देख लेते हैं। तो ड्रॉबैक क्या था वो जरा देख लेते हैं, वो भी ड्रॉबैक भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम पे, जेईई और नीट के एग्जाम पे, किसका ड्रॉबैक क्या था, वैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी, ठीक है। ड्रॉबैक्स, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या था इसका, पहले ड्रॉबैक की बात करूं जो मैं, रदरफोर्ड ने ये बोला था, जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, किसी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी रिलीज करता रहता है, मतलब रेडिएशन रिलीज करता है, तो एनर्जी की फॉर्म में ही, मतलब जो एनर्जी रिलीज करता है वो रेडिएशन की फॉर्म में ही है। जैसे आगे अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें अपने को समझ में आ जाएगा रेडिएशन और ये सब क्या है। तो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है एक तरह से मतलब वो एनर्जी इमिट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लगातार अगर एनर्जी इमिट करता रहेगा तो फाइनली वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, ऐसा रदरफोर्ड ने बोला था, ठीक है। अगर कोई चीज़ लगातार मूव कर रही है तो वो एनर्जी रिलीज करेगी और फाइनली वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा बोल रहा था, ठीक है, जो कि बहुत गलत है, ठीक है। तो ये उसका ड्रॉबैक था, तो यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं ड्रॉबैक को, ठीक है। तो वो है अकॉर्डिंग टू, इसको क्लियर कर देते हैं इस वाले पार्ट को, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी, व्हेन इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus, then it emits radiation, ठीक है। तो वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। अगर वो रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उससे क्या होगा, एक तरह से रेडिएशन इमिट करना मतलब एनर्जी इमिट करना, अगर वो एनर्जी इमिट करेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ऐसा वो बोल रहा था कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और फाइनली वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, ठीक है। देन आगे कंटिन्यू इसी थ्योरी के आगे, ड्यू टू रेडिएशन
ड्यू टू रेडिएशन एनर्जी का लॉस होएगा, एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी, एनर्जी घटने लगेगी, और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन फाइनली न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, देन तो उससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉलो स्पाइरल पाथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, स्पाइरल पाथ फॉलो करना चाहिए और फॉल हो जाना चाहिए न्यूक्लियस में, एंड फॉल इन न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए। मतलब जरा देखो, अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है, वो अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो ऐसे घूमेगा। ठीक है, ऐसे घूम के फाइनली आके वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, ऐसा कुछ बोला। तो यार देखो, अभी जो पॉइंट अपन ने कुछ देर पढ़ा था, उसने भी ये बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वेरिएबल डिस्टेंस में। तो देख लो, इलेक्ट्रॉन उसने इस टर्म में बोला था वेरिएबल डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस अलग है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अलग है, तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे वेरी कर रहा है, ऐसा उसने बोला था। तो ये वाला बहुत ही मतलब गलत पॉइंट था उसका, ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रह गया था। देन और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक और पॉइंट जरा देख लेते हैं, एक ड्रॉबैक और देख लेते हैं। ठीक है, अगला वाला जो ड्रॉबैक आ रहा था इसका, अगला वाला जो ड्रॉबैक है इसका, ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक है वो क्या था, ये अनेबल था। ठीक है, वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन। ठीक है, वो अनेबल था, वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया था वो, बट यहाँ पे अपन पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम लिख रहे हैं, वो है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अपन आगे पढ़ लेंगे स्पेक्ट्रम के टाइप्स, डिसकंटिन्यूअस है, लाइन है, एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, अलग अलग स्पेक्ट्रम है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इस वाले स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो स्पेक्ट्रम को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ये चीज थी इसमें। ठीक है, देन आगे कुछ अपन मैं मतलब इक्वेशंस देखेंगे, जो रदरफोर्ड ने इक्वेशंस दी थी, नेक्स्ट क्लास में इक्वेशंस देखेंगे, देन उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और रदरफोर्ड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके।